हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज है 13 अगस्त 2020। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ डिस्कस करेंगे, साथ ही उनका बेसिक सब्जेक्ट से किस प्रकार से जुड़ाव है उसको भी देखेंगे, ताकि आपकी करंट के साथ साथ बेसिक सब्जेक्ट्स की तैयारी भी होती रहे। और आज इस वीडियो में आप लोगों के द्वारा आ रही डिमांड के अनुसार हमने IAS प्रीलिम्स के क्वेश्चनों को भी शामिल किया है। इसमें आप देखेंगे कि जो भी टॉपिक चल रहा है, क्या उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में यूपीएससी के द्वारा कोई क्वेश्चन पूछा गया है क्या, उन क्वेश्चनों को हमने टॉपिक के बाद शामिल किया है, ताकि आपको भी पता चले कि स्टार्ट विद प्राउड के द्वारा किए जा रहे प्रयास एकदम परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह वीडियो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंकिंग आदि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले तमाम एनालिटिकल क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह वीडियो पूरे तरीके से हिंदी में होता है। हिंदी में ही आपको स्लाइड मिलती हैं और हिंदी में ही डिस्कस किया जाता है, ताकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को कोई खासी परेशानी ना उठाना पड़े। तो आइए आज के टॉपिकों को डिस्कस कर लेते हैं। आज हम मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के बारे में जानेंगे और उसका जुड़ाव प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कैसे है इसको देखेंगे, तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, कब लॉन्च की गई, इसको भी देखेंगे। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम यानी कि स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम SEP 2.0 को देखेंगे। हाल ही में स्पेस एक्स का SN5 स्टारशिप प्रोटोटाइप क्या है, हम इसको देखेंगे। माउंट सिनावोंग में ज्वालामुखी की घटनाओं को देखे जाने की संभावना है, हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही रिंग ऑफ फायर आदि इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जानेंगे। नागा फ्रेमवर्क समझौता 2015 क्या है और वर्तमान में क्या विवाद इससे निकलकर सामने आया है, इसे देखेंगे। हिंदू महिलाओं के अधिकारों पर उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में पिता की पैतृक संपत्ति में पुत्री का अधिकार को लेकर क्या बातें कही, हम इसको जानेंगे। और ये वीडियो आपको इस वीडियो के नेक्स्ट बाद ही मिल जाएंगे, तो आप इन दोनों टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि यह IAS प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए आज की पहले न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, यह खबरों में क्यों है? तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि यह किस राज्य सरकार की पहल है। तो यह गुजरात सरकार की पहल है। इन्होंने इस योजना की शुरुआत की, जिसे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कहा जा रहा है। यह योजना राज्य में वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी, इसलिए यह इम्पोर्टेंट IAS के एग्ज़ाम के लिए हो जाती है। वैसे तो स्टेट के हिसाब से स्पेसिफिक न्यूज़ यूपीएससी पूछता नहीं है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ जुड़ गई है, इसलिए हो सकता है इसको इस बार पूछ लिया जाए। अब ये क्यों लाई गई और क्यों प्रतिस्थापित की गई? क्योंकि बीमा कंपनियों ने इस बार अधिक प्रीमियम की मांग की, जिसकी वजह से इस योजना को लाया गया। अब इसके महत्व क्या होंगे? अधिक बारिश या सूखा या बेमौसम बारिश के कारण फसल का नुकसान अगर 33% से अधिक होता है तो उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत एक किसान को अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा मिल सकता है। तो आप ये याद रखिएगा, 4 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा मिल सकता है। आइए अब इससे जुड़ती हुई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि इसे शुरू कब किया गया। इसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। स्पेसिफिक क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, या तो डेट पूछेगा या किस मिनिस्ट्री ने इसको लागू किया, और दूसरा यह पूछ सकता है कि इसके उद्देश्य क्या हैं और किस फसल के लिए कितने % का प्रीमियम निर्धारित किया गया है। तो आइए जान लेते हैं इसमें क्या है। यह फसल के नष्ट होने की दशा में किसानों को व्यापक बीमा कवर प्रदान करता है। अब इसमें शामिल क्या क्या है? इसमें सभी खाद्यान्न शामिल हैं, तिलहन शामिल हैं, वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं और बागवानी फसलों को भी शामिल किया गया है। अब इनके परसेंटेज को भी अपन एक बार देख लेते हैं, ताकि परसेंटेज से क्वेश्चन अगर आता है तो गलत ना हो। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। सबसे पहले खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम की राशि जो है वो 5% निर्धारित की गई है। तो आप याद रखिएगा, खरीफ 2%, रबी 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी 5%। ठीक है, आइए अब कुछ और जानकारी भी इससे ले लेते हैं।
इस योजना में न सिर्फ खड़ी फसल बल्कि फसल पूर्व बुवाई या फसल कटाई के पश्चात के जोखिमों को भी शामिल किया गया है। तो आप याद रखिएगा, अगर फसल खड़ी हुई है तब नुकसान होता है, फसल के पूर्व बुवाई जब होती है उसके दौरान, या फसल कटाई। खराब मौसम के कारण बुवाई रुपाई नहीं कर पाने पर भी किसान बीमे के दावे के हकदार होते हैं। ठीक है, अगर मौसम खराब हुआ और बुवाई या रुपाई नहीं हो पाई तो आप बीमे के लिए दावेदारी कर सकते हैं। पहली बार देश में फसल कटाई के बाद चक्रवात, बेमौसम बारिश से 14 दिन तक के नुकसान के साथ साथ स्थानीय आपदा जैसे कि ओला पड़ गया, जल भर गया और खड़ी फसल में नुकसान हो गया, तो इसके नुकसान को भी आकलन इस योजना के तहत किया जाएगा और किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आपदा आ जाए या फिर चक्रवात आ जाए या फिर 14 दिन पहले कोई समस्या आ जाए तो आप इसमें मुआवजा ले सकते हैं। मध्य मौसम में प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नुकसान होने पर तत्काल राहत हेतु संभावित दावों का 25% तक अग्रिम भुगतान मिल सकता है। और अभी अपन ने जो गुजरात की स्कीम देखी उसमें कितना परसेंट है, उसमें आप देख लीजिए ये 33% तक। ठीक है, तो दोनों का अंतर याद रखिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमित की जाने वाली राशि पर कैपिंग हटाने के साथ साथ बीमित राशि भी बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो इसमें बीमा की राशि भी बढ़ा दी गई है। आइए अब इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा गया था मैं आपको बता देता हूँ। ये आईएएस के एग्ज़ाम 2016 में प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब अपन इसको डिस्कस करते हैं कि अपन ने जो अभी पढ़ा है क्या उससे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। अब अभी अपन ने 3 दरें पढ़ी, कितनी कितनी परसेंट, 2% की, 1.5% की और 5% की। ठीक है, तो 3 दर हो गई। अब एक समान कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अगर हमने ये काट दिया तब हम एलिमिनेशन रूल लगा लेंगे इसमें, तो फर्स्ट तो गलत कर दिया तो फर्स्ट के हिसाब से हम ये भी काट सकते हैं और ये भी काट सकते हैं। अब बचा सेकंड, पढ़ते हैं। यह योजना चक्रवात, गैर मौसम वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। सही है, अभी अपन ने चक्रवात पढ़ा, गैर मौसम पढ़ा, कटाई उपरांत पढ़ा, तो ये सेकंड क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं और स्टार्ट विद प्राउड के चैनल में आपको किस तरीके से लिंकेज के साथ पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है छात्र उद्यमिता कार्यक्रम से, यानी कि स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SEP 2.0 से। अब यह खबरों में क्यों आया? अटल टिंकरिंग लैब के युवा अन्वेषकों के लिए विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 का आरंभ किया गया। ठीक है, किन के लिए? युवा अन्वेषकों के लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनेगा कि ये किसने शुरू किया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा था। अटल नवाचार मिशन तथा नीति आयोग के द्वारा डेल टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर इसको शुरू किया गया। अब देख लेते हैं कि इसके महत्व क्या हैं। इसके द्वारा प्रोटोटाइपिंग, अंतिम उपभोक्ता फीडबैक, चारों प्रक्रियाओं, उत्पादों का पेटेंट संरक्षण हासिल करना, बौद्धिक संपदा पंजीकरण, IPRs का पंजीकरण और विनिर्माण में सहयोग, उत्पाद के बाजार में लॉन्च करने में इसमें सहयोग मिलेगा, क्योंकि इसमें यही सब चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी। आइए अब अपन 2.0 की तो बात कर रहे हैं, तो अपन ये भी जान लेते हैं कि SEP क्या है, 1.0 क्या है। SEP 1.0 की शुरुआत जनवरी 2019 में हुई थी ताकि विद्यार्थियों को सामुदायिक चुनौतियों से पहचान कराई जा सके और अटल टिंकरिंग लैब के अंतर्गत जमीनी स्तर पर नवाचार और समाधान तैयार किया जा सके। तो ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो 2019 में जो SEP 1.0 आई थी उसमें विद्यार्थियों को सामुदायिक चुनौतियों से पहचान कराना उसका उद्देश्य था तथा ज़मीनी स्तर पर नवाचार लेकर आना है, यानी कि इनोवेशंस लाने हैं और उनके सॉल्यूशंस तैयार करने हैं ताकि सामाजिक स्तर पर जो भी चुनौतियां होती हैं उनको सॉल्व करने में मदद मिल सके। आइए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, कैसा क्वेश्चन UPSC IAS के एग्जाम में पूछा गया था। अब ये देखिए, अभी हाल ही का पेपर है IAS प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया, अटल नव प्रवर्तन मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? नीति आयोग के द्वारा।
और अब आपसे इस वाले क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके द्वारा शुरू किया गया, तो अटल नवाचार मिशन तथा नीति आयोग के द्वारा डेल टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर इसको शुरू किया गया था। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्पेस एक्स का SN5 स्टारशिप प्रोटोटाइप हाल ही में चर्चा में रहा। इस प्रोटोटाइप द्वारा अपनी पहली परीक्षण उड़ान पूरी की गई। इसने लगभग 60 सेकंड तथा 500 मीटर से अधिक ऊंचाई तक सफलतापूर्वक उड़ान भरी है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट न्यूज़ खबरों में रही। अब यह जान लेते हैं कि यह किसका है। यह स्पेस एक्स का बिना चालक दल वाले मार्स शिप का एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप मतलब कि अभी एक प्रकार का डिज़ाइन है जो कि सफलतापूर्वक उड़ान भर सका है। अब स्पेस एक्स के बारे में जान लेते हैं। यह क्या है, USA की एक कैसी संस्था है, निजी संस्था है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब अपन ने स्टारशिप की बात करी, तो स्टारशिप क्या है अपन ये भी देख लेते हैं। स्टारशिप एक अंतरिक्ष यान तथा सुपर हैवी बूस्टर रॉकेट होता है जिसे पृथ्वी की कक्षाओं, चंद्रमा, मंगल ग्रह या अन्य ग्रहों पर चालक दलों तथा आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और अब इस वाले SN5 को पुनः प्रयोज्य परिवहन प्रणाली यानी कि रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका महत्व ये है कि अगर एक बार हमने जैसे रॉकेट भेजा, ठीक है, और उसके बाद वह उसको वापस ले आए अपनी पृथ्वी पर, तो रीयूजेबल मतलब कि फिर से हम इसको भेज सकते हैं, दोबारा से यूज कर सकते हैं। इससे होता क्या है, इससे लागत कम हो जाती है और समय की भी बचत होती है। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है यह देख लेते हैं। स्पेस एक्स द्वारा स्टारशिप को विश्व का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण वाहन बताया जा रहा है तथा यह पृथ्वी की कक्षा में 100 मीट्रिक टन से अधिक वजन ले जाने में सक्षम है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 100 मीट्रिक टन से अधिक। स्टारशिप उपग्रहों को स्पेस एक्स के फाल्कन प्रक्षेपण वाहन की तुलना में काफ़ी कम लागत में तथा अधिक दूरी तक प्रक्षेपित कर सकता है। अब फाल्कन नाम आ गया तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। यह स्पेस एक्स का ही रॉकेट है जो कि विभिन्न देशों के सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है, जैसे कि आपने कई बार न्यूज में सुना भी होगा फाल्कन 9। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि SN5 स्टारशिप प्रोटोटाइप है जो वह किसका है, स्पेस एक्स का है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है माउंट सिनवोंग से। ठीक है, अब यह चर्चा में क्यों रहा। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित माउंट सिनवोंग ज्वालामुखी फिर से भड़क उठा। लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद ज्वालामुखी वर्ष 2010 से सक्रिय है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि यूपीएससी ने इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे पूछा हुआ है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आईएएस एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले अपन इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। ये देखिए, ये अपना इंडिया, श्रीलंका, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, ठीक है, गल्फ ऑफ थाईलैंड। ठीक है, अब अपन अपनी लोकेशन को देख लेते हैं। ये है माउंट सिनवोंग और ये कहाँ पर है, सुमात्रा आइलैंड में। ये सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का और इसके नीचे है जावा द्वीप। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये है सुमात्रा, ये है जावा। तो ये कहाँ पर है, सुमात्रा द्वीप में है। आप ये याद रखिएगा, सुमात्रा द्वीप में स्थित है और 400 वर्षों के बाद ये सक्रिय हो गया है। 2010 से ये सक्रिय है। ठीक है, और बाकी के देश आप यहाँ पे मैप में और देख लो। ये म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, और ये वाला एरिया अभी अपन डिस्कस करेंगे, ये वाला एरिया नेक्स्ट स्लाइड में। ये कैसे मतलब कि सक्रिय होता है, भूगर्भिक क्रियाओं के कारण पृथ्वी की मेंटल परत के पिघलने से निर्मित मैग्मा सतह के ऊपर उठने लगता है। जब मैग्मा पतला और तरल अवस्था में होता है तो गैसें आसानी से निकल जाती हैं, लेकिन जब मैग्मा गाढ़ा होता है या सघन होता है तो गैसें नहीं निकल पाती, जिससे पृथ्वी की आंतरिक सतह में दबाव बनने लगता है। ठीक है, और दबाव जब बनेगा तो वो जहाँ से कमज़ोर परत पालेगा वहीं से परत को फाड़ देगा और उसका जो मैग्मा है वो काफ़ी दूर तक हमें देखने को मिलेगा और ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में आपसे पूछी जा सकती है कि ये सुमात्रा आइलैंड में स्थित है। ठीक है, अब इससे जुड़ा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जो माउंट मेरापी है यह मध्य जावा और इंडोनेशिया के यागाकार्टा प्रांत के एक विशेष क्षेत्र के मध्य की सीमा पर स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। अब आप ये लोकेशन भी देख लो क्योंकि ये 21 जून को योगा डे के दिन ये सक्रिय हुआ था। ठीक है, तो ये
जावा आइलैंड में। ये देखिए माउंट मेरापी की आप लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ और न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अब रिंग ऑफ फायर क्या है? कई बार आपसे पूछा जा सकता है किसी वनडे एग्जाम में कि रिंग ऑफ फायर क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि रिंग ऑफ फायर में विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी पाए जाते हैं तथा कुल भूकंपीय घटनाओं में से 90% भूकंप इस क्षेत्र में ही आते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी विश्व के कितने परसेंट? 75%। और भूकंपीय घटनाएं विश्व की लगभग कितनी? 90%। ठीक है, अब इंडोनेशिया में रिंग ऑफ फायर अथवा परिप्रशांत महासागरीय मेखला अव्यवस्थित होने के कारण कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ पे परिप्रशांत महासागरीय मेखला प्रशांत महासागर के चारों ओर विस्तृत क्षेत्र है। आप ये वर्ल्ड का मैप देख लो, मैंने यहाँ पे लगा दिया ताकि क्लैरिटी ज़्यादा आ सके। ये तो अफ्रीका हो गया, यूरोप, एशिया, अपना इंडिया, ये हो गया यूएसए और ये हो गया साउथ अमेरिका। ये जो आप रेड वाला रीजन देख रहे हो ना, यही कहलाती है रिंग ऑफ फायर या परिप्रशांत महासागरीय मेखला। ठीक है, अब इसमें से अपन कुछ और लोकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मरियाना ट्रेंच हो गया। ये सबसे गहराई वाला स्थान है समुद्र में। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। कुरिल ट्रेंच हो गया, ठीक है, फिलीपींस ट्रेंच हो गया, रिक्यूक ट्रेंच हो गया, ये जावा सुंदरा ट्रेंच हो गया। मतलब ये कुछ ऐसी लोकेशन है कि जहाँ पर मतलब कि ज्वालामुखी और भूकंप की संभावनाएं बनती ही रहती हैं। आइए इस न्यूज के बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया था, जो कि बैरन आइलैंड से संबंधित है और यह भी वोल्केनो से ही संबंधित था। इसलिए जो अभी इंडोनेशिया में ज्वालामुखी का इरप्शन हुआ, इसलिए उस क्वेश्चन की पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। तो ये इंडियन टेरिटरी में है, इसलिए ये सही हो जाता है। अगर अब फर्स्ट सही है तो अपन बी ऑप्शन को और सी ऑप्शन को काट सकते हैं। आइए सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। वैसे तो सेकंड ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन किसी ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट ही इसको सही कर सकते हैं। लेकिन अपन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। अभी अपन इसकी लोकेशन को देख लेंगे। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो erupted was in 1991 and it has remained inactive since then। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह इनएक्टिव है। अब अगर इनएक्टिव होता, जो कि अभी अपन ने न्यूज में पढ़ा है कि अभी हाल ही में इसमें इरप्शन हुआ, अब यहाँ पे दे रहा है कि इनएक्टिव है, तो ये अपन काट सकते हैं थर्ड वाले को। तो अगर थर्ड को काट दिया तो अपना डी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा कौन? ओनली ए। आइए इसकी बैरन आइलैंड की लोकेशन को देख लेते हैं। ये देखिए, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ये है बैरन आइलैंड, और जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। पास में ही इसके एक नारकोंडम ज्वालामुखी भी है, जो कि एक सुषुप्त प्रकार का ज्वालामुखी। तो आप इन दोनों को ही याद रखिएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम नागा फ्रेमवर्क समझौता 2015 को डिस्कस करेंगे और वर्तमान में क्या विवाद है इसको देखेंगे। सरकार के और न्यायालय के क्या पक्ष हैं इनको भी जानेंगे। साथ ही हिंदू महिलाओं को भी अधिकार दिए गए कि उनको विरासत में पिता की संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने इसमें क्या निर्णय दिया, हम इसको देखेंगे और ये सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।